हंसिका अब बहुत हल्का महसूस कर रही थी। इतने बड़े काम का बोझ उसके सिर से उतर चुका था। नहीं तो पिछले 1 महीने से हंसिका इस सेमिनार को लेकर बेहद तनाव में थी। लेकिन अब जब सब अच्छे से हो गया तो वह बड़ी तनाव मुक्त है। वैसे तो आए दिन हंसिका को सेमिनार के लिए, कई विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग शहर में जाना पड़ता है। अब तो उसको इन सब की आदत हो जानी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों उसके अंदर एक झिझक रहती है। फिलहाल तो इस समय हंसिका को सेमिनार के सिलसिले में काफ़ी दूर आना पड़ा था अपने घर से। अब जब वापस से लंबा सफ़र तय करना है तो क्यों ना कुछ उसके पहले शॉपिंग हो जाए और यहाँ की छोटी मोटी मार्केट की भी शेयर कर ले। वैसे भी हंसिका को बचपन से ही नई नई और अलग अलग तरीके के शोपीस पसंद हैं, जिन्हें वो अपने पूरे घर में संजो कर रखती है। वैसे भी कल सुबह उसकी वापसी की फ़्लाइट है, तो आज का पूरा समय उसके पास है। शॉपिंग, घूमना फिरना, खाना पीना इत्यादि करके हंसिका थोड़ा थकान महसूस करने लगी। फिर क्या था, वह तो अपने बिस्तर पर जाकर ही सो गई। अगले दिन सुबह समय से तैयार होकर वह एयरपोर्ट के लिए निकलने लगी। अगले 1 घंटे में एयरपोर्ट पहुंचकर अपना लगेज चेक इन काउंटर में डिपॉजिट कर, बोर्डिंग पास कलेक्ट कर, डिपार्चर से पहले की सेल्फ चेकिंग इत्यादि प्रक्रियाओं से फुर्सत पाकर वह वेटिंग लाउंज की तरफ चल दी। हंसिका ने समय देखा तो लगभग 1 घंटे शेष थे उसकी फ़्लाइट में। अपनी उड़ान को समय तालिका से एक बार फिर चेक कर आश्वस्त हो वह आसपास के रिटेल स्टोर्स पर शॉपिंग के लिए मुड़ गई। पुणे एयरपोर्ट एक छोटा पर बहुत ही बेहतरीन और साफ़ सुथरा एयरपोर्ट है। कुछ कॉफ़ी, चाय आउटलेट्स और बुक स्टोर। अरे, क्या नाम बताया था उसकी सहकर्मी मोनाली ने? लैंडमार्क। हाँ, यही तो था उसकी नज़रों के सामने। दूर से ही नई नवेली रंग बिरंगी पुस्तकों के कवर्स झिलमिला रहे थे। हंसिका एक क्वालिफाइड, सौम्य, संपन्न और अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी से काम करने वाली टीचर थी। वह राष्ट्रीय राजधानी स्थित प्रतिष्ठित शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान में पिछले 18 वर्षों से कार्यरत थी और आज एक सीनियर प्रोफेसर की हैसियत से देश के कई राज्यों में टीचर्स ट्रेनिंग व पाठ्यक्रमों से संबंधित नीतियों पर विमर्श के लिए रिसोर्स पर्सन की तरह आमंत्रित की जाती थी। और पुणे की यह यात्रा भी इसीलिए थी। इस साल की लोकप्रिय पुस्तक की प्रतियां हंसिका को दूर से ही शोकेस में रखी दिख गई थी और वह तेज कदमों से जैसे ही बुक स्टोर में घुसी, एक पुरुष उसकी और किताबों के बीच में आ गया। शायद वह भी उसी किताब में रुचि रखता था, तो शिष्टतावश प्रतीक्षा में 4 कदम पीछे रुक गई वह। उस दौरान वह उत्सुक ग्राहक किताबों को हाथों में लेकर उसको पढ़ने का यत्न करने लगा और हंसिका थोड़ी सी अधीरता के साथ स्टोर असिस्टेंट से बोली, क्या आप मुझे भी एक प्रति थमा देंगे प्लीज़? इस पर वह आदमी तेजी से मुड़ा और कुछ कह सकने में असमर्थ एकदम अवाक सा खड़ा रह गया। हंसिका भी उसके चेहरे को देखकर जमीन से गड़ सी गई और सोच में पड़ गई। कुदरत भी क्या दिन दिखाता है। आज इतने सालों बाद यही एक चेहरा उसकी नज़रों के सामने पड़ना था। बहुत कठोर और लंबे संघर्ष के बाद एक स्पेस टाइम को लांघ कर वह अपने बिखरे हुए जीवन को एक सही मुकाम तक पहुंचा पाई थी। पर आज फिर सालों बाद अचानक किसी आशंका से भौचक्की सी खड़ी रह गई थी। सेल्स असिस्टेंट ने रेत समाधि की एक प्रति उसे थमाई और फिर वह उस पुरुष से उसकी अभिरुचि की अन्य किताबों की शैलियों, विषयों के बारे में उससे बातें करने लगा। हंसिका उस पुरुष के चेहरे को देखती रही और तब उसकी असहजता को भांपते हुए वह कुछ हिम्मत करके बोला, अरे हंसिका, तुम यहाँ पुणे में कैसी हो? हंसिका ने कुछ संयत होते हुए एक तरफ खिसकते हुए बहुत ही टूटी फूटी आवाज़ में उत्तर दिया, विक्रांत, तुम यहाँ कैसे? फिर दोनों जल्दी जल्दी अपनी अपनी किताबों की प्रतियां लेकर और ज़रूरी भुगतान करके स्टोर से बाहर निकल आए। पर इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वह अनेक तरह के विचारों से उलझती रहे। स्टोर से बाहर निकलकर विक्रांत कुछ विश्वास से हंसिका से बोला, तो नई किताबों का शौक बदस्तूर जारी है? इस पर हंसिका कुछ सहमते हुए बोली, काफ़ी कुछ पहले जैसा ही है। और तुम बताओ, यहाँ पुणे में कैसे?
आयुष्मान ने कभी जिक्र किया था कि प्रशासनिक सेवा में ज्वाइनिंग के बाद तुम अलग अलग जगहों पर पोस्टेड रहे और फिर किसी बड़े अधिकारी की बेटी से विवाह भी। तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं, देर से ही सही पर सचमुच अनेक शुभकामनाएं। हंसिका के मुंह से इतनी मर्यादित बातचीत सुनकर विक्रांत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया और वह खुद को संभालते हुए बात को दूसरी तरफ मोड़ते हुए बोला, कॉफ़ी? हंसिका थोड़ा तकल्लुफ़ करते हुए बोली, अरे नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वह तुम्हें बस काम के सिलसिले में यहाँ आई थी और अब वापस अपने ठिकाने मतलब दिल्ली की रवानगी है मेरी। विक्रांत भी तपाक से बोला, हाँ, मैं भी पिछले 8 महीनों से यहाँ था, पर अब सेंटर में पोस्टिंग दी गई है तो उधर ही जा रहा हूँ। तो तुम्हारा परिवार, क्या वह भी इधर ही है? आई एम सॉरी, तुम्हें बेकार की बातों में उलझाए रखा। विक्रांत बोला, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आज मैं अकेला हूँ। और फिर कुछ सोचकर अपनी बात को दोहराते हुए बोला, आजकल मैं अकेला ही हूँ। वैचारिक मनमुटाव की वजह से हमारी शादी 5 साल बाद ही टूट गई। 2 लोगों की लापरवाही और नासमझी का खामियाजा हमारी इकलौती संतान को भुगतना पड़ रहा है। वह कहते हैं ना कि बिना सोचे समझे की शादी तो जिंदगी भर की बर्बादी। हमारी बेटी अब 16 साल की हो रही है और पंचगनी में एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रही है। इस साल उसकी स्कूलिंग भी ख़त्म हो जाएगी, तब कॉलेज की पढ़ाई के लिए शायद वह भी दिल्ली विश्वविद्यालय आ जाए। नीता, मेरी पूर्व पत्नी, एक स्वतंत्र जर्नलिस्ट और कई पत्र पत्रिकाओं के लिए फ्रीलांसिंग करती है, मुंबई में रहती है। हंसिका यह सब सुनने के बाद चिंतित होते हुए बोली, मुझे अफसोस हुआ यह सब जानकर, और कॉफ़ी के 2 घूंट लेकर बात को बदलने का उपक्रम करते हुए किताब के पन्ने पलटने लगी। कुछ कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं, शायद उनका मुकम्मल भी वही होता है, पर एक कहानी जो आज से 18 साल पहले शुरू हुई थी और 2 सालों में ही रुक गई, आज फिर इतने सालों के अंतराल के बाद क्यों चल पड़ी। उसका जी चाह रहा था कि उठ के चल दे, पर एक अजीब सी कश्मकश सी थी। उनके बीच की खामोशी और सन्नाटे की वजह से सब कुछ ठहर सा गया था, यहाँ तक कि हवा भी। विक्रांत ने उसकी हड़बड़ाहट को भांपते हुए पूछा, और तुम अभी भी अंकल आंटी के साथ, या जीवन में कहीं कुछ परिवर्तन हुआ तुम्हारे? हंसिका मन ही मन सोचती रही कि इन सब बातों का अब क्या मतलब है, पर शिष्टाचार और पुरानी पहचान के नाते कुछ और कहने का जोखिम ना उठा सके। पर किसी कहानी को किसी मोड़ पर अधूरा छोड़ने से बेहतर है कि किसी अंजाम पर लाकर छोड़ा जाए। इस भावना से कुछ दबे स्वर में बोली, सब पहले जैसा ही है। मैं और मम्मी पापा, परिवार और मित्रों के भरसक प्रयास के बावजूद मैं फिर से अपना विश्वास खोने को तैयार न थी, लेकिन मैं अपने जीवन से पूर्णतया संतुष्ट हूँ। यह सोचकर भी खिंच सी उठती थी। किसी बहस या शिकायत का भी क्या मतलब था अब? इतने सालों के अंतराल के बाद भी एक दूसरे की देह की गंध उन्हें वापस किसी और कालचक्र में लेकर जा रही थी। अनायास पुरानी बातें दिलो दिमाग में घूमने लगी। पुरानी यादों ने धावा सा बोलकर झकझोर दिया था। अब यह एक विडंबना ही थी कि कभी जो इतना आत्मीय, इतना प्रिय व सर्वस्व था, आज उसके ही प्रति हंसिका इतना उदासीन थी। विक्रांत और हंसिका बीए और एमए के दिनों से सहपाठी थे। 5 सालों की घनिष्ठता ऐसी ही थी जैसे फूल के साथ सुगंधी, सूरज के साथ धूप, बादलों के साथ बारिश, सुबह के साथ चिड़ियों का चहचहाना। कैंपस में कक्षाओं से लेकर दूसरे कॉलेजों में प्रतियोगिताओं, फेस्ट, नाटक देखने तक की गतिविधियों में वे दोनों एक ही मित्र मंडली के साथ घुमा करते थे। पहले दोनों के बीच मित्रता हुई और फिर अंतरंगता इतनी बढ़ गई कि विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी और घर के रास्ते में दोनों एक दूसरे तक ही सिमट गए और अन्य दोस्त सहपाठी उनके परवान चढ़ते प्रेम के मुख्य समर्थक और साक्षी बनकर रह गए। नज़दीकियाँ कब बढ़ती गई और कब उन्होंने शेष जीवन साथ बिताने की पहल करते हुए एक दूसरे को अपना लिया, पता ही नहीं चला। पर जैसे कहते हैं कि आवेग में आती नदी की जलधारा एक समय के बाद संकुचित हो जाती है और कुछ समय के बाद थम जाती है, बस कुछ वैसा ही विक्रांत और हंसिका के प्रसंग में भी हुआ, जिन्हें एक दूसरे से
1 मिनट की भी दूरी बर्दाश्त नहीं थी। वे ही जीवन भर के लिए एक दूसरे से दूर रहने के लिए विवश हो गए। एमए फाइनल ईयर में हंसिका आगे पीएचडी करने का सपना देख रही थी, तो प्रशासनिक सेवाओं में रुझान के कारण विक्रांत सिविल सर्विसेज की तैयारी के बारे में सोचता रहा। दोनों ने हर स्थिति में एक दूसरे के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में एक दूसरे का साथ देने का फैसला लिया था। सुख हो या दुख, स्थितियाँ अनुकूल हो या प्रतिकूल, एक दूसरे के साथ आगे की जिंदगी के अनेक साल साथ बिताने की ठान ली थी उन्होंने। उनकी सांसें एक साथ धड़कने लगी थी। दोनों एक दूसरे के प्रति तन मन से समर्पित थे। मगर इसे कुदरत का मजाक कहे कि समय एक जैसा नहीं रहता। सुख के बाद दुख और वसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु का आना लाजमी है। नवंबर का महीना था। विक्रांत पहले ही कोशिश में सिविल सर्विसेज की परीक्षा के सभी चरणों में सफलता के बाद ट्रेनिंग के लिए मसूरी रवाना हो रहा था और हंसिका पीएचडी प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हो गई थी। पहली बार उन्हें एहसास हो रहा था कि उनके बीच दूरियां बननी शुरू हो गई थी। सबसे बड़ा सदमा हंसिका को तब लगा जब उसे मालूम हुआ कि पहली पोस्टिंग के बाद विक्रांत के घर पर उसके विवाह के लिए एक से बढ़कर एक अमीर व प्रतिष्ठित परिवारों के रिश्तों की भीड़ सी लग गई थी। और उन दोनों के आपसी संबंध के विषय में जानते हुए भी विक्रांत के माता पिता भारी दहेज और प्रतिष्ठित परिवारों से संबंध के लोभ को निकाल नहीं पा रहे थे। विश्वास न होता था कि हंसिका जैसी तेज और सुलझे दिमाग की लड़की को अपने बेटे की पत्नी के रूप में विक्रांत के माता पिता को अपनाने में क्या आपत्ति हो सकती थी। पर जैसा कि सामाजिक परिवेश था, अधिकांश माता पिता अपने नौकरी पेशा साधन संपन्न बेटे को मैरिज मार्केट में ट्रॉफी की तरह ही लॉन्च करते थे। हंसिका को जैसे ही पता लगा कि विक्रांत के माता पिता आए हुए रिश्तों की जांच पड़ताल में लग गए हैं, उसे गहरा आघात सा लगा और उसने विक्रांत को कॉल करके अपनी चिंताएं जाहिर की। पर उस समय विक्रांत ने उन सारी बातों को सुनी सुनाई अफवाहें कहकर खारिज कर दिया। आज पहली बार उसका आत्मविश्वास और धैर्य उसका साथ नहीं दे रहे थे। वह सोच में पड़ गई कि इतनी अच्छी शिक्षा और स्वाभिमान के बावजूद कैसे इतनी आसानी से मैंने अपना सर्वस्व किसी और को समर्पित कर दिया। सच में अपने अच्छे और बुरे के निर्माता हम स्वयं ही होते हैं। पहली बार उसे अपने चाहे हुए रिश्ते में घुटन सी महसूस होने लगी थी। सच ही तो कहते थे लोग कि हाथ पर हाथ रख देना एक बात थी, पर किसी का हाथ हाथ में लेकर साथ में चलने का प्रण निभाना कोई आसान बात नहीं थी। फिर तो कुछ दिनों में अलग अलग सी अनेक बातें सुनने में आई थी, पर वे सभी उनके संबंध की प्रतिकूल ही थीं। विक्रांत ने अपने माता पिता से नाराजगी दिखाई तो उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण से आपत्ति। विक्रांत हंसिका के माता पिता से भी मिला और हंसिका के माता पिता नम्र निवेदन लेकर विक्रांत के घर भी गए। पर विक्रांत के माता पिता पुत्र की क्लास 1 की नौकरी और उसके मद में चूर किसी निम्न मध्य वर्गीय परिवार की शिक्षिका को अपने घर की बहू बनाने को बिल्कुल राजी नहीं हुए। 21वीं सदी में भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रसन्नता पारिवारिक सामाजिक दबाव में कसमसा कर रह गए थे। धीरे धीरे समय बीता और विक्रांत और हंसिका के बीच बातचीत बंद हो गई। हंसिका के जीवन से वसंत चला गया और चेहरे से मुस्कान। अपना सर्वस्व विक्रांत पर वार कर उसने खुद को खाली कर लिया था, पर समय सारे जख्म भर देता है। पहले जो वियोग पहाड़ सा लगता था, उसने ही हंसिका को जीवन का एक मकसद दे दिया और वह पूरी तरह से अपनी लाइफ में व्यस्त हो गई। विक्रांत के लिए अब उसके मन में एक कड़वाहट जरूर घर कर गई और उसका एक स्थायी प्रभाव यह हुआ कि वह किसी भी पुरुष पर फिर विश्वास करने की हिम्मत कभी न कर पाए। और कितने ही दबावों के बावजूद उसने अपना जीवन अपनी शर्तों पर अपने माता पिता के साथ ही बिताने का निर्णय कर लिया। माता पिता के सामने विक्रांत के दुविधापूर्ण व्यवहार को पुरुष का डबल स्टैंडर्ड समझकर हंसिका के माता पिता ने उसे उससे दूरी बरतने की सलाह दी थी। वे उस पर किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती करने से बचते थे, क्योंकि अंत में उनको अपनी बेटी का जीवन प्यारा था। इतने सालों के बाद आज इन सब बातों को मन ही मन सोचते हुए कुछ चिंतित और लज्जित होते हुए विक्रांत ने हंसिका से कहा,
मैं तुम्हारा दोषी हूँ हंसिका, मैं ही कारण हूँ तुम्हारी एकाकी जीवन का। यह सुनकर हंसिका ने बिना विचलित हुए सधे स्वरों में उत्तर दिया। दो बातें हैं विक्रांत। पहला, तुम्हारे कठोर निर्णय से मैं हिल जरूर गई थी, पर तुम्हारे साथ संबंध को मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया। तुम्हारे साथ बिताए क्षण मेरे लिए मधुर स्मृतियां बन गए, क्योंकि उन पलों को मैंने तुम्हारे साथ भरपूर जिया था और उसमें हम दोनों की स्वीकृति और समर्पण था। दूसरा, तुमने हमारे विवाह के लिए कोशिश तो की, पर तुम मेरे लिए उतनी ही दृढ़ता से अपने माता पिता के सामने खड़े ना हो सके, जिसके लिए मैं इस निष्ठुर पितृसत्तात्मक और धन लोलुप समाज को ज़्यादा दोषी मानती हूँ, जो आज भी तुम्हारे जैसे पुरुषों को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। और जहाँ तक मेरे एकाकी जीवन का सवाल है, तो मैं अपनी इच्छा से अकेली रह रही हूँ। मेरा काम, मेरे स्टूडेंट, मेरा परिवार मुझे हौसला देते हैं। कम से कम मैं जो कर रही हूँ उसे अपनी पूरी क्षमता से और संतोषपूर्ण ढंग से कर रही हूँ। विक्रांत, शायद आज भी तुमसे उतना ही प्रेम करती हूँ जितना पहले करती थी, पर अब उस प्रेम की स्वीकृति के लिए बार बार मैं खुद को न्यौछावर नहीं कर सकती। शुरुआती दिनों में मैंने कभी तुमको कोसा, कभी खुद को, और फिर मन आत्मग्लानि से भर गया। तो मैंने प्रण लिया कि मुझे अपनी उड़ान खुद ही भरनी है, जिसके लिए मुझे किसी से पंख उधार लेने की ज़रूरत नहीं। विक्रांत को हंसिका की बात में तंज का आभास हुआ और वह बोल उठा, ठीक ही कह रही हो। मैं एक असफल व्यक्ति ही रहा। ना तो मैं व्यक्तिगत जीवन में अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभा पाया और ना ही व्यावसायिक जीवन में कुछ खास अर्जित कर पाया। इस पूरे घटनाक्रम की परिणति यह रही कि मेरे माता पिता मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेकर मुझसे दूर हो गए। किसी समय उन्हें बेटे की खुशियों से ज़्यादा उसकी उपलब्धियां और उनसे मिलता स्टेटस प्यारा था। मेरी परेशानियां देखकर उन्होंने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। एक समय के बाद तुमने भी मुझसे दोस्ती छोड़ दी और मैं एक बेमेल शादी में झुंझलाता रहा, अंदर ही अंदर घुटता रहा। पर एक पुरुष होने के नाते मुझे कमज़ोर दिखने का अधिकार नहीं था। सहसा पुणे से दिल्ली की फ़्लाइट का अनाउंसमेंट सुनकर दोनों जैसे किसी गहरी निद्रा से जाग उठे और उठकर लाइन में लग गए और फ्लाइट बोर्ड करी। एक ही प्लेन में सफ़र करते हुए भी दूर दूर बैठे वे दोनों कितनी ही बातें सोचते रहे। एक तरफ विक्रांत पश्चाताप और ग्लानि की आग में जल रहा था, तो दूसरी तरफ हंसिका का मन एक बार फिर से पुरानी बातों में पड़ने से उपजी अनचाही कटुता से खिन्न हो आया था। वह सोचने लगी कि क्यों आती है जीवन में ऐसी चुनौतियाँ, पहले एक असफल प्रेम और फिर उसकी हृदय विदारक यादें। कभी अकेलेपन में अपने जीवन के मधुरतम क्षणों को याद करके जब उसे सुख की अनुभूति होती थी, तो विक्रांत से विलगाव उसके हृदय को बेध जाता था। पर विवश थी वह अपने ही स्वभाववश। कभी उसने किसी अन्य पुरुषों को इस योग्य ही नहीं समझा कि उसे अपने प्रेम का अधिकार बना सकती, और दूसरी तरफ विक्रांत से मन इतना फट चुका था कि उसे याद भी ना करना पड़े यह कोशिश करती थी। पर आज का दिन तो प्रलय से कम नहीं था। दिल्ली पहुंचकर बैगेज काउंटर से बैग लेकर वे दोनों साथ ही शहर की ओर रवाना हुए। विक्रांत ने अपना नंबर हंसिका को दे दिया और उसका अपने मोबाइल में सेव कर लिया। फिर तो गाहे बगाहे हंसिका को उसके फ़ोन आने लगे। कभी चाय पर निमंत्रण, कभी डिनर का निमंत्रण, कभी प्ले देखने के लिए निवेदन इत्यादि। कई तरीकों से विक्रांत हंसिका के हृदय पर चढ़ी कठोरता की परत को पिघलाने की कोशिश करता रहा, पर उसे कहीं कोई सफलता ना मिली। हंसिका हर बार विनम्रता से कोई ना कोई बहाने बना देती। एक दिन तो विक्रांत ने हद ही कर दी। वह उसके ऑफिस में अचानक बूके लेकर पहुंच गया। बिना किसी औपचारिकता के खुद को उसका मित्र बताकर वह उसके सहकर्मियों से भी घुलने मिलने की कोशिश करने लगा। पर हंसिका अब दोबारा दुख का कड़वा घूंट नहीं पीना चाहती थी। तभी तो उसने अपनी दिल्ली हाट की मुलाकात में विक्रांत को यह स्पष्ट कर दिया कि एक बार जो क्षति हो गई है उसकी पूर्ति संभव नहीं थी, इसीलिए उस दिशा में कोशिश भी ना हो। विक्रांत, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि मैं अपने जीवन में सुखी हूँ। मुझे जीवन में बहुत लोगों और चीज़ों की आवश्यकता है। आज मुझे किसी भी बात से डर नहीं लगता।
पर अपना आत्मविश्वास और स्वाभिमान खोना मेरे लिए सबसे बड़ा दुख का विषय होगा। और ताउम्र मैं इस डर में नहीं जीना चाहती हूँ कि तुमने मुझे एक सुविधा के तौर पर या फिर किसी समझौते या सहानुभूतिवश स्वीकार किया है। विक्रांत ने अनेक बार उससे यह विश्वास दिलाना चाहा कि वह भी अपने जीवन में फिर कभी वह सुख नहीं अनुभव कर पाया जो कभी उन दोनों के बीच रहा था। और फूलों के गुलदस्ते के साथ उसने उसे मनाना चाहा, पर हंसिका अपने अकेलेपन में और अपने परिवार के साथ जीवन में खुश थी और उसने विक्रांत को एक जान पहचान से ज़्यादा तवज्जो ना देने का मन बना लिया था। हंसिका का दिल अब ताल से जम सा गया था। ना तो उसमें गुस्से और प्रतिरोध की कोई हिलोरें आती थी और ना ही इच्छाएं और आकांक्षाएं करवट लेती थीं। सबसे ज़्यादा दुख की बात यह थी कि उसकी देह से ज़्यादा उसके विश्वास का अतिक्रमण हुआ था और वह इस बात के साथ कोई नई शुरुआत नहीं करना चाहती थी। जीवन के कितने ही वसंत उसने अपने प्रेम को समझाने में लगा दिए। उसे अब किसी से भी उस प्रीत की कामना भी नहीं रही थी जो कभी विक्रांत ने उस पर बरसाई थी। सच ही तो है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुटे गांठ परी जाए। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। चलिए साथ देखते हैं आज एक छोटी कहानी। शिखा की डेट पास आ गई है ना। पहले सोच रही थी सब काम समय से निबट जाएंगे, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। थोड़ा जल्दी आ सको तो अच्छा है। बहुत काम है, समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से कार्य प्रारंभ करूँ। कुछ शॉपिंग कर ली है और कुछ बाकी है। दीदी, आप चिंता ना करें, मैं अवश्य पहुँच जाऊँगी। आखिर मेरी बेटी का भी तो विवाह है, सलोनी ने उत्तर दिया। सलोनी अपनी बड़ी बहन आरती की बात मानकर विवाह से लगभग 15 दिन पूर्व ही चली आई थी। उसकी 7 वर्षीय बेटी राशि भी उसके साथ आ गई थी। शैलेश विवेक की पढ़ाई के कारण बाद में आने वाले थे। सलोनी को आया देखकर आरती ने चैन की सांस ली। चाय का प्याला उसके हाथ में देते हुए बोली, पहले चाय पी ले, बाकी बातें बाद में करेंगे। सलोनी ने चाय का प्याला उठाया। टूटा हैंडल देखकर वह आश्चर्य से भर उठी। ऐसे कप में किसी को चाय देना तो दूर, वह उसे उठाकर फेंक दिया करती थी। पर इतने शानो शौकत में रहने वाली दीदी के घर भला ऐसी क्या कमी है जो उन्होंने उसे ऐसे कप में चाय दी। मन किया वह चाय ना पिए, पर रिश्ते की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए खून का घुट पीकर चाय सिप करने लगी और उसकी पुत्री राशि से रहा नहीं गया। उसने कहा, मौसी, इस कप का हैंडल टूटा हुआ है। क्या? मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सारे कपड़े गंदे पड़े हैं। कंचन भी पता नहीं कहाँ चली गई। चाय की पत्ती लाने भेजा था, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, अभी तक नहीं आई। नौकरानियों से कप भी नहीं बचते। अभी कुछ दिन पहले ही तो खरीद कर लाई थी। दूसरा निकालूंगी तो उसका भी यही हाल होगा। वैसे भी विवाह से 3 दिन पहले होटल में शिफ्ट होना ही है। अभी तो हम लोग ही हैं ना, इन्हीं से काम चला लेते हैं। आरती ने सफाई देते हुए कहा। सलोनी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चाय पीने लगी तथा राशि खेलने में लग गई। सलोनी भी आरती के साथ विवाह के कार्यों की समीक्षा करने वह उन्हें पूर्ण करने में जुट गई। कुछ दिन बाद आभा भी आ गई। उसे देखते ही आरती और सलोनी की खुशी की सीमा न रही। दोनों एक साथ बोल उठीं, अरे अचानक तुम कैसे? कोई सूचना भी नहीं दी। मैं सरप्राइज़ देना चाहती थी। मुझे पता चला कि तुम दोनों अभी एक साथ हो तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने इनसे कहा कि बाद में आ जाना। मैं जा रही हूँ, कम से कम हम तीनों बहनें शिखा के विवाह के बहाने ही कुछ दिनों साथ साथ रह लेंगे। बहुत अच्छा किया, हम दोनों तुम्हें ही याद कर रहे थे। अरे कंचन, 3 कप चाय बना देना और हाँ, नए कप में लाना। आरती ने नौकरानी को आवाज़ लगाते हुए कहा। फिर आभा की ओर मुखातिब होकर बोली, अगर पहले सूचना दी होती तो गाड़ी भिजवा दी थी। आरती दीदी की बात सुनकर सलोनी के मन में कुछ दरक गया। नन्ही राशि के कान भी खड़े हो गए। आभा के आते ही दूसरे कप निकालने के आदेश के साथ गाड़ी भिजवाने की बात ने उसके शांत दिल में हलचल पैदा कर दी थी। जब वह आई थी तब तो दीदी को पता था, फिर भी उन्होंने किसी को नहीं भेजा। वह स्वयं ही ऑटो करके घर पहुंची थी। बात साधारण थी, पर सलोनी को ऐसा महसूस हो रहा था कि अनचाहे ही
आरती दीदी ने उसकी हैसियत का एहसास करा दिया है। वह पिछले 8 दिनों से वह उसी टूटी कप में चाय पीती रही थी, पर आभा के आते ही दूसरे कप निकालने के आदेश के साथ गाड़ी भिजवाने की बात को वह पचा नहीं पा रही थी। मन कर रहा था वह वहाँ से उठकर चली जाए, पर न जाने किस मजबूरी के कारण उसके शरीर ने उसकी मन की बात मानने से इनकार कर दिया। सलोनी तीनों बहनों में छोटी है। आरती और आभा के विवाह संपन्न परिवार में हुए थे, पर पिताजी की मृत्यु के बाद घर की स्थिति दयनीय हो गई थी। भाई ने अपनी हैसियत के अनुसार घर वर ढूंढा और विवाह कर दिया। शैलेश की नौकरी उसके जीजाजी की तुलना में कम थी, संपत्ति भी उनके बराबर नहीं थी, पर वह अत्यंत परिश्रमी, सुलझे हुए व स्वभाव के अच्छे इंसान हैं। उन्होंने उसे कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया था, और उसने भी अपने छोटे से घर को इतने सरुचिपूर्ण ढंग से सजा रखा था कि शैलेश के सहकर्मी उससे ईर्ष्या करते हैं। स्वयं काम करने के कारण उसके घर में कभी भी गंदगी का नामो निशान नहीं रहता था, और ना ही टूटे फूटे बर्तनों का जमावड़ा। यह बात अलग है कि ऐसे ही पारिवारिक आयोजन उसे चाहे अनचाहे उसकी हैसियत का एहसास करा जाते हैं, पर अपनी सगी बहन को अपने साथ ऐसा व्यवहार करते देख वह स्तब्ध रह गई। क्या अब नया सेट खराब नहीं होगा? हमेशा की तरह इस बार भी आरती व आभा गप्पे मारने लग जाती और सलोनी काम में लगी रहती थी। अगर वह समय निकालकर उनके पास बैठती तो थोड़ी ही देर बाद कोई काम आने पर उसे ही उठना पड़ता था। पहले वह इन सब बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया करती थी, पर इस बार उसे काम में लगा देखकर एक दिन उसकी पुत्री राशि ने कहा, मम्मा, दोनों मौसियाँ बातें करती रहती हैं और आप काम में लगी रहती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटा, वे दोनों बड़ी हैं ना, मुझे उनका काम करने में खुशी मिलती है। राशि की बात सुनकर वह चौंकी, पर संतुलित उत्तर दिया। उसने उत्तर तो दे दिया, पर राशि की बातें चाहे अनचाहे उसके दिमाग में गूंजने लगी। पहले भी इस तरह की बातें उसके मन में उठा करती थी, पर यह सोचकर अपनी आवाज़ दबा दिया करती थी कि आखिर वे उसकी बड़ी बहनें हैं। अगर वे उससे कोई काम करने के लिए कहती हैं तो इसमें बुराई क्या है। पर इस बार बात कुछ और ही थी जो उसे बार बार चुभ रही थी। ना चाहते हुए भी दीदी का आभा के आते ही नए कप में चाय लाने व गाड़ी भेजने का आग्रह उसके दिल और दिमाग में हथौड़े मारने लगता। जब जब ऐसा होता वह यह सोचकर मन को समझाने का प्रयत्न करती कि हो सकता है वह सब दीदी से अनजाने में हुआ हो, उनका वह मंतव्य ना हो जो वह सोच रही हैं। आखिर वह उनकी छोटी बहन है, वे उसके साथ भेदभाव क्यों करेंगी। सच तो यह है कि दीदी का उस पर अत्यंत ही विश्वास है, तभी तो अपनी सहायता के लिए दीदी ने उसे ही पहले बुलाया। उसका उसके बिना कोई काम ही नहीं हो पाता है, चाहे वह दुल्हन की ड्रेस की पैकिंग हो या बक्से को अरेंज करना हो, चाहे मिठाई के डब्बे रखने की व्यवस्था करनी हो, और तो और विवाह के समय काम आने वाली सारी सामग्री की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। शिखा भी अक्सर उसी से आकर सलाह लेते हुए पूछती, मौसी, इस ड्रेस के साथ कौन सी ज्वेलरी पहनूंगी, या ये चूड़ियाँ, पर्स और सैंडल मैच कर रही है या नहीं। विवाह की लगभग आधी से अधिक शॉपिंग तो शिखा ने उसके साथ ही जाकर करी थी। वह कहती, मौसी, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, वरना मम्मा और आभा मौसी को तो भारी भरकम कपड़े या हैवी ज्वेलरी ही पसंद आती है। अब भला मैं उनको पहनकर ऑफिस तो नहीं जा सकती ना, फिर लेने से क्या फ़ायदा। कहते हैं मन अच्छा ना हो तो छोटी से छोटी बात भी बुरी लगने लग जाती है। शायद यही कारण था कि आजकल वह हर बात का अलग ही अर्थ निकाल रही थी। यह सच है कि शिखा का निश्चल व्यवहार उसके दिल पर लगे घाव पर मरहम का काम कर रहा था, पर दीदी की टोका टोकी असहनीय होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि काम निकालना भी एक कला है, बस थोड़ी सी प्रशंसा तो कर दो और उसके जैसे बेवकूफ़ बेदाम के गुलाम बन जाते हैं। मन कह रहा था व्यर्थ ही जल्दी आ गए, काम तो सारे होते ही हैं, कम से कम यह मानसिक यंत्रणा तो ना झेलनी पड़ती। सलोनी, जरा इधर आना, आरती ने आवाज़ लगाई। देख, यह सेट आभा लाई है शिखा को देने के लिए। सलोनी के आते ही
आरती ने आभा का लाया सेट उसे दिखाते हुए कहा। बहुत खूबसूरत है। सलोनी ने उसे हाथ में लेकर देखते हुए निश्चल मन से कहा। पूरे 2.5 लाख रुपए का है। आभा ने गर्व से सबको दिखाते हुए कहा। मौसी, आप मेरे लिए क्या लाई हो? वहीं खड़ी शिखा ने सलोनी की तरफ देखकर बच्चों सी मनुहार की। आभा का यह वाक्य सुनकर सलोनी का मन बुझ गया। अपना लाया गिफ्ट उस बहुमूल्य सेट की तुलना में नगण्य लगने लगा, पर शिखा के आग्रह को वह कैसे ठुकराती। उसने सकुचाते हुए सूटकेस से अपना लाया उपहार निकालकर उसे दिखाया। उसका उपहार देखकर शिखा खुशी से बोली, वाओ मौसी, आपका जवाब नहीं। ये पेंडेंट बहुत ही खूबसूरत है, साथ ही वाइट गोल्ड की चेन। ऐसा ही कुछ तो मैं चाहती थी, इस तो मैं हमेशा पहन सकती हूँ। शिखा की बात सुनकर सलोनी के चेहरे पर रौनक लौट आई। लाखों के उस डायमंड सेट की जगह हजारों का उपहार शिखा को पसंद आया। यह उसके लिए बहुत था। विवाह खुशी खुशी से संपन्न हो गया और सभी अपने अपने घर चले गए। सलोनी भी धीरे धीरे सब भूलने लगी। समय बड़े से बड़े घाव को भर देता है। वैसे भी शिखा के विवाह के बाद मिलना भी नहीं हो पाया। ना ही दीदी आई और ना ही उसने प्रयत्न किया। बस फ़ोन पर ही बातें हो जाया करती थी। समय के साथ विवेक को आईआईटी कानपुर में दाखिला मिल गया और राशि +2 में आ गई। इसके साथ ही वह मेडिकल की तैयारी कर रही थी। समय के साथ सेल्स के प्रमोशन होते गए। अब वे मैनेजर बन गए। एक दिन आरती दीदी का फ़ोन आया कि तुम्हारे जीजा जी को वहाँ किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में आना है। मैं भी आ रही हूँ। बहुत दिन हो गए तुम सबसे मिले हुए। दीदी पहली बार उसके घर आ रही हैं, सो पिछली सारी बातें भूलकर उत्सुकता से सलोनी उनके आने का इंतज़ार करने के साथ तैयारियां भी करने लगी। सोने के कमरे को उनके अनुसार सेट कर लिया और दीदी की पसंद की खस्ता कचौड़ी बना ली व रसगुल्ले मंगा लिए। खाने में जीजा जी की पसंद का मलाई कोफ्ता व पनीर भुर्जी भी बना ली थी। उसने दीदी जीजा जी की खातिरदारी का पूरा इंतज़ाम कर रखा था, पर जाने क्यों राशि को उसका इतना उत्साह पसंद नहीं आ रहा था। जीजा जी दीदी को ड्रॉप कर यह कहते हुए चले गए, मुझे देरी हो रही है सलोनी, मैं निकलता हूँ। आते आते शाम हो जाएगी, तब तक तुम अपनी बहन से खूब बातें कर लो। बहुत तरस रही थी तुमसे मिलने के लिए। शाम को आकर तुम सबसे मिलता हूँ। दीदी ने उसका घर देखकर कहा। छोटे घर को भी तूने बहुत ही करीने से सजा रखा। उन्हें राशि का कमरा बहुत पसंद आया। तब तक राशि ने नाश्ता लगा दिया। नाश्ते के बाद राशि चाय ले आई। चाय का कप मौसी को पकड़ाया। आरती उस कप को देखकर चौंकी। सलोनी कुछ कहने के लिए मुंह खोलती ही उससे पहले ही राशि ने कहा, मौसी, इस कप को देखकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा ना, पर शिखा दीदी की विवाह में आपने मम्मा को ऐसे ही कप में चाय दी थी। हफ्ते भर तक वे ऐसे ही कपों में चाय पीती रहीं, जबकि आभा मौसी के आते ही आपने नया टी सेट निकलवा दिया था। मौसी तब से मेरे मन में यह बात रह रह कर टीस देती रहती थी। वैसे तो टूटे कप हम फेंक दिया करते हैं, पर यह कप मैंने बहुत सहेज कर रखा था, उस याद को जीवित रखने के लिए कि कैसे कुछ अमीर लोग अपनी करनी से लोगों को उनकी हैसियत बता देते हैं, चाहे वे उनके अपने ही क्यों ना हों। आज उस अपमान के साथ अपनी बात कहने का अवसर भी मिल गया। आरती चुप रह गई। बाद में वह राशि के कमरे में गई और बोली, सॉरी बेटा, आज तूने मुझे आईना नहीं दिखा दिया, सबक भी सिखा दिया है। शायद मैं ना समझ थी। मैं यह सोच ही नहीं पाई थी कि हमारे घर क्रियाकलापों को बच्चे बहुत ध्यान से देखते हैं और हमारी हर छोटी बड़ी बात को वे अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ भी निकालते हैं। मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था, चाहे व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, सब में आत्मसम्मान होता है। बड़े एक बार आत्मसम्मान पर लगी चोट को रिश्तों की परवाह करते हुए भूलने का प्रयत्न कर भी लेते हैं, किंतु बच्चे अपने या अपने घर वालों के प्रति होते अन्याय को सहन नहीं कर पाते और अपना आक्रोश किसी न किसी रूप में निकालने की कोशिश करते हैं। राशि, तुमने अपने मन की व्यथा को इतने दिनों तक स्वयं तक ही सीमित रखा और आज इतने वर्षों बाद अवसर मिलते ही प्रकट भी कर दिया। मुझे खुशी तो इस बात की है कि तुमने अपनी बात इतने सहज और सरल ढंग से कह दी।
आज तुमने मुझे एहसास करा दिया बेटा कि उस समय मैंने जो किया वह गलत था। एक बार फिर से सॉरी बेटा, कहते हुए उन्होंने राशि को गले से लगा लिया। जहां आरती अपने पिछले व्यवहार पर शर्मिंदा थी, वहीं सलोनी राशि के कटु वचनों को सुनकर उसे डांटना चाहकर भी नहीं डांट पा रही थी। संतोष था सिर्फ इतना कि दीदी ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए अपनी गलती मान ली थी। सच तो यह था कि आज उसके दिल से भी वर्षों पुराना बोझ उतर गया था। आखिर आत्मसम्मान तो हर एक में होता है। उस पर लगी चोट व्यक्ति के दिन का चैन और रात की नींद चुरा लेती है। शायद उसकी पुत्री के साथ भी ऐसा ही हुआ था। आज उसे यह भी एहसास हो गया कि आज की पीढ़ी अन्याय का उत्तर देना जानती है, साथ ही बड़ों का सम्मान करना भी। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।